तो हम लोगों ने लास्ट क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। तो हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो हमने देखा लास्ट क्लास में वेवलेंथ क्या है। ओके, तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ है तुम्हारा पीरियोडिसिटी इन स्पेस। जब वेव का when we are talking about periodicity of wave in space, then we talk about wavelength. So wavelength is a measure of periodicity in space. फिर हमने देखा था frequency क्या है। Frequency is, again we are talking of wave, so वो है periodicity in time। जब हम when we are talking about periodicity in time, हम लोग frequency के बारे में बात करते हैं। तो ये है wave। So this is at a particular space. So here इस diagram में position is fixed and we are measuring the oscillations. So इस diagram में position is fixed. Position is fixed. और पहले जो डायग्राम था इसमें क्या है? इसमें टाइम इज फिक्स्ड। सो दिस इज एट अ पर्टिकुलर टाइम, टाइम इज फिक्स्ड। और ये क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये देखो, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यू एंड लैम्डा। सो न्यू एंड लैम्डा आर कनेक्टेड थ्रू दिस रिलेशन। सो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। दिस न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। यहाँ पर सी क्या है? सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड एक ही है, वो है क्या है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। We are talking about electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation, और electromagnetic radiation means उसमें क्या है? What is special about electromagnetic radiation? Electromagnetic radiation means it's about oscillation of क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज। सो पहले जो हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया था, यहाँ पर जो टाइम है, ये तो टाइम है, और इस एक्सिस में क्या हो सकता है? इस एक्सिस में हो सकता है ई। ई मीन्स, ई क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पर भी जो यहाँ पर हमने y लिखा है, y कुछ नहीं है, यहाँ पर ये भी है E, ये भी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हमने देखा था कि जब सनलाइट आता है और when it falls on a prism, ये it breaks into various colors। ठीक है, तो इस तरफ जो है इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड मीन्स इस तरफ जो होता है, हम जैसे कलर है, कलर एक वेवलेंथ है, तो इस तरफ जो इंफ्रारेड है वहाँ पर हम लोग व्हाट वी हैव इज हाई वेवलेंथ। इस तरफ जो होगा हाई वेवलेंथ होगा, हाई वेवलेंथ, वेवलेंथ ज़्यादा होगा इस तरफ। GTH, I can write lambda also, wavelength means lambda, और इस तरफ होगा लो वेवलेंथ, लो लैम्डा। ठीक है, इस तरफ है लो लैम्डा, और ये है विजिबल रीजन। ये रीजन इज नॉट विजिबल, ये जो रीजन होता है दिस इज नॉट विजिबल। ठीक है, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल टू आई, नॉट विजिबल टू हाई। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बट नॉट विजिबल, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बट नॉट विजिबल। इसके लिए वी हैव टू यूज सम इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट विजिबल। ठीक है, ये है विजिबल रीजन, ये हमने देखा था। तो सो दिस इज ऑल लाइक ऑल आर, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, गैमा रे। सो यहाँ इस तरफ तो हम यदि देखते हैं तो इस तरफ क्या होता है, इस तरफ हमारा क्या बढ़ता है, ये इस तरफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, इस तरफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। हम इस तरफ जाते हैं तो ये रेडियो वेव सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गैमा रे का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। और यदि हम इस तरफ जाते हैं इन दिस डायरेक्शन तो हमारा लैम्डा डिक्रीजेस, यदि वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस इस तरफ। ठीक है, सो गैमा रे का होता है सबसे कम वेवलेंथ, उसके ऊपर है एक्सरे, और ऐसे करके रेडियो वेव का होता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, और ये है विजिबल लाइट। ओके, तो और एक बार देख लेते हैं। सो ये देखो हमारे पास चार्ट है गैमा रे। गैमा रे का फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी 10 × 10⁻20 to 10⁻24, ये है हर्ट्ज। हर्ट्ज मीन्स, हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज मीन्स जैसे हमने देखा था, हर्ट्ज मीन्स ऑसिलेशंस पर सेकंड, ऑसिलेशंस, हर्ट्ज मीन्स ऑसिलेशंस पर सेकंड, यही है हर्ट्ज, सॉरी यही है हर्ट्ज, ऑसिलेशंस पर सेकंड। देखो गैमा रे का फ्रीक्वेंसी कितना है, ये उसके नीचे है एक्सरे 10⁻7 to 10⁻20 हर्ट्ज, अल्ट्रावायलेट ये है, विजिबल का 10⁻14 है हर्ट्ज। ऐसे करके इसका देखो रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी कितना कम है, 10⁻11। और यदि हम वेवलेंथ की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ कितना कम हो सकता है, इट इज लेस देन 10⁻12 मीटर्स। इसका एक्सरे का वेवलेंथ कितना होता है, 1 नैनोमीटर टू 1 पिकोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर टू 1 पिकोमीटर। नैनोमीटर मैंने, नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। और पीएम क्या है, पीएम होता है पिकोमीटर, पिकोमीटर। उसके बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट है 1 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर। और ये विजिबल, हमारा
हम लोग काम करेंगे विजिबल रीजन में। इसका ये इम्पॉर्टेंट है। विजिबल मीन्स ये है 750 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर्स, ठीक है। ये है विजिबल रीजन। जब लाइट का वेवलेंथ इस रीजन में होगा तब हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये सब इनविजिबल है। ये इनविजिबल है, इनविजिबल है, इनविजिबल है, ये इनविजिबल है, ये हम देख नहीं पाते विथ आवर आइज। ये बट ये this we can see, okay, see with eyes। और इसका वेवलेंथ इसी रीजन में होता है, ओके। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लैम्डा, सो एक लाइट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो लैम्डा हो सकता है और यही, और वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ न्यू, ठीक है। लैम्डा मीन्स ये हम लैम्डा को बोलते हैं कलर। कलर कब बोलते हैं? जब इट इज विजिबल, ठीक है। जनरली बोलते हैं लैम्डा इज द वेवलेंथ, और कलर मीन्स जब भी हम कोई कलर बोलते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ डेफिनेट लैम्डा, ठीक। कलर मीन्स इट्स दिस लाइट इज विजिबल। और क्या है, तो हम लोग अब ये करेंगे, एक मिनट, थोड़ा ये कर लेते हैं। एक मिनट, तो यस, तो ये हो गया हमारा। तो ये हमने वी हैव डेल्ट विद दिस वन। तो ये हो गया। तो ये तो हमने क्या बोला, ये विजिबल नहीं है, ये विजिबल नहीं है, खाली ये विजिबल है, ठीक है। ये विजिबल नहीं है तो क्रॉस मार देते हैं, विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है, ये विजिबल है, और ये सब विजिबल नहीं है। इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड है, ये माइक्रोवेव्स है, ये सब विजिबल नहीं है, खाली ये विजिबल है, ठीक है। तो हमने देखा था न्यू इज इक्वल टू, सो न्यू मीन्स ये, इसको हम कलर बोल, ये न्यू को हम कलर बोल सकते हैं, या हम लैम्डा को भी कलर बोल सकते हैं। और कलर जनरली जब बोलते हैं जब ये विजिबल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो ये जब विजिबल है, ठीक है, ये जब विजिबल होगा तब हम इसको हम कलर बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम स्पेक्ट्रम देखेंगे। तो हम किसका स्पेक्ट्रम देखेंगे? हम देखेंगे हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। उसका स्पेक्ट्रम का माने क्या है हम अभी देखेंगे। सो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम देखने के लिए सो वी हैव टू डू एन एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या है, यू हैव टू पुट हाइड्रोजन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें हाइड्रोजन हमको रखना पड़ेगा। डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स होता है। तो नाउ वी कैन अप्लाई ए हाई वोल्टेज, वी हैव टू अप्लाई ए हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब में। और उससे क्या होगा, एक स्पार्क होगा और डिस्चार्ज होगा, इज जनरेटेड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। जो स्पार्क होगा, उस स्पार्क के कारण हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड।
और उसके कारण क्या होगा, हाइड्रोजन से एक पिंकिश लाइट निकलेगा. सो द रिजल्टेंट पिंकिश लाइट को हम लोग इज एनालाइज्ड. दिस इज द एक्सपेरिमेंट. सो हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में डालेंगे, उसके बाद एक हाई वोल्टेज देंगे एंड देयर विल बी अ स्पार्क इन द डिस्चार्ज ट्यूब. उससे क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड and the resultant pinkish light will be analyzed, or the light is analyzed sent through a spectrometer. उस light को the light is sent through a spectrometer. The light is sent through a spectrometer. उससे क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर इज नथिंग बट इट सेम एज दिस वन जो हमने पहले देखा था. ऐसे स्पेक्ट्रोमीटर व्हाट विल डू, इट विल रिजॉल्व द लाइट इनटू इट्स वेवलेंथ. जैसे प्रिज्म सनलाइट को इट ब्रेक्स इनटू इट्स वेवलेंथ्स और कलर ये भी वही करेगा. सो ये जो है दिस लाइट इज सेंट थ्रू अ स्पेक्ट्रोमीटर. और उससे हम क्या देखेंगे, उससे हम व्हाट डू विल सी इज विल सी दिस. सो दिस इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. ये पिंकिश लाइट को हम वी सेंड इट थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर. सो वी ऑन द स्क्रीन वी ऑब्जर्व दीज कलर्स ओनली. देखो ये कलर हम देखते हैं, ये कलर, दिस कलर, ऐसे. दैट्स इट. दिस इज नॉट लाइक दिस वन. ये है सनलाइट. सो दिस वन इज सनलाइट. सो दिस इज कंटिन्यूअस. सो ये है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. यहाँ पर जो है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है. That is all colors are there. So this is from sunlight. So this is continuous spectrum. This is a continuous spectrum where all possible continuous spectrum is there. सो और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं what we are seeing is this. So यहाँ पर देखो only some discrete colors are there. यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 कलर. सो ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. ओके. सो ये जो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये जो स्पेक्ट्रम है इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो जब ये स्पेक्ट्रम साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, व्हेन द साइंटिस्ट ऑब्जर्व दिस स्पेक्ट्रम, सो दे डिडंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस स्पेक्ट्रम. सो क्या हुआ, सो लेट्स सी. सो अब हम जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बोर्स मॉडल. सो इंट्रोडक्शन टू बोर्स मॉडल मीन्स प्रॉब्लम क्या था कि क्लासिकल फिजिक्स मीन्स classical mechanics and electromagnetic theory cannot explain the energy spectrum of hydrogen atom. ये जो तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और क्लासिकल मैकेनिक्स तुमने पढ़ा, उससे ये जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का वो एक्सप्लेन नहीं होता है. हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है, ये जो हमने देखा, ये जो वी कैनॉट गेट दिस नंबर्स. जो देखो कहाँ पर ये सब ये वेवलेंथ है कितना, 400 नैनोमीटर्स. ये है 500, ये 500 नैनोमीटर्स. ये ऐसे 600 नैनोमीटर्स. हाँ, ये है 700 नैनोमीटर्स. तो हमने क्या देखा था, विजिबल रेंज कितने पे है. विजिबल रेंज इज बिटवीन 400 and 750 नैनोमीटर्स. सो 400 and 750 नैनोमीटर. ये है 400, यहाँ पर
और ये है 750। इसमें इसके बीच हमारा ये कलर है। सो इस कलर को वी वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन यूजिंग क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कैन नॉट एक्सप्लेन। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में एक्सेलरेटिंग चार्ज है, तो accelerating charge, electron has charge, so electron is accelerating. If an accelerating charge always emits electromagnetic radiation, एकदम ठीक है। and if the accelerating charge emits radiation, इसका मतलब है कि it loses energy, है ना। If somebody is emitting electromagnetic radiation, if the charge, उसका मतलब है उससे एनर्जी निकल रहा है। यदि उससे एनर्जी निकल रहा है, उसका मतलब है कि उसका एनर्जी कम होता जा रहा है। So that's why I say it loses energy. और जिसका एनर्जी कम होता जाएगा वो फाइनली क्या होगा, वो फाइनली बंद हो जाएगा एंड इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि किसी भी एटम का, तो देखो किसी भी एटम का क्या, एक एटम है, एटम के बीच क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहा है, एक्सलेरेट कर रहा है मीन्स इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका ये स्लो होता जाएगा, दैट इज इट विल लूज एनर्जी, दैट इज दिस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड। फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, इसका मतलब फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल फॉल into the nucleus. Electron will fall into the nucleus. So ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि ये बंद हो जाएगा और जब इट विल लूज एनर्जी एंड फाइनली इट विल बी, सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्ट करता है, सो देयर विल बी अट्रैक्शन एंड फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो ये अनस्टेबल है, सो ऐसा दैट मीन्स ये अनस्टेबल हो गया। सो क्लासिकल थ्योरी से हम लोग जो हमारा जो पिक्चर होता है वो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन का पिक्चर आता है ना। क्लासिकल थ्योरी से जो हमारा पिक्चर आता है वो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन का पिक्चर आता है। तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए एक नया मॉडल दिया गया जिसको हम बोर्स मॉडल कहते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स a new theory, which is called first step towards a new theory, first step towards quantum mechanics. Quantum mechanics, first step towards quantum mechanics. तो बोर्स मॉडल में क्या है? तो हमने देखा कि क्लासिकल फिजिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट इवन एक्सप्लेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन emits electromagnetic radiation, hence it will lose energy, and that is it be unstable electron, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन emits radiation, emits electromagnetic radiation. Radiation means electromagnetic radiation. So electron emits radiation, accelerating electron. Okay, so accelerating electron, accelerating electron. ये क्लासिकल मैकेनिक्स से ये आता है, दिस रिजल्ट एमिट्स रेडिएशन. तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी. ओके, लेट मी चेंज कलर तो इजी होगा. और सो इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटिंग इलेक्ट्रॉन एमिट्स रेडिएशन. तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी. ठीक है, उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल इवेंचुअली fall into this nucleus. That means unstable electron. वही फंडामेंटल प्रॉब्लम हो गया कि हम इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस कैनॉट बी एक्सप्लेन इनसाइड द एटम. तो इसीलिए हम स्पेक्ट्रम तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते ये कैसे हुआ. तो इसीलिए बोर्स मॉडल आ गया, विच इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स. तो बोर्स मॉडल में क्या है, तो लेट्स सी. पहले हम पढ़ लेते हैं बोर्स मॉडल में क्या है. सो बोर्स मॉडल में लेट मी चेंज कलर टू रेड. सो बोर्स मॉडल है द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. ये है फर्स्ट पोस्टुलेट. पोस्टुलेट मीन्स assumptions. So we are talking of the postulates in the Bohr's model. The orbit, अब ये ऑर्बिट के बारे में बोल रहा है. The orbit is defined by the quantum number, इसको quantum number n, so this is important, such that the angular momentum of the electron satisfies this relation. mvr is equal to nh by 2 pi. ये ऑर्बिट का स्पेशलिटी है. जो कोई ऑर्बिट नहीं हो सकता, that orbit has to satisfy this condition. जहाँ पर n है इंटीजर वैल्यूज, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे करके. और h का वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट, वो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. इसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट. और बोर ने यह भी कहा, इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट emit energy contrary to the prediction by the electromagnetic theory. तो हमने अभी डिस्कस किया था, इस ऑर्बिट में बोर ने बोला इस ऑर्बिट में यदि रहता है, दिस आर पोस्टुलेट्स, सो इस ऑर्बिट में यदि रहता है तो इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करता है. तो उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट रहता है, वो एनर्जी लूज नहीं करता. और क्या बोला इस पोस्टुलेट में, एनर्जी इज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी रेडिएट करेगा, मीन्स एनर्जी छोड़ेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट. और जो शेल्स है, द शेल्स हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड दोज एनर्जी आर द शेल्स हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड इंडिकेटेड बाय K, L, M एटसेट्रा. तो ये देखो, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, ये है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स है. सो तुम देख रहे हो ये सब सर्कुलर ऑर्बिट्स है, सर्कुलर ऑर्बिट्स. ये है सर्कुलर ऑर्बिट्स. ओके, और इस सर्कुलर ऑर्बिट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सो इसने बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट ऐसा होगा जैसे कि mvr is equal to nh by 2 pi.
ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। m क्या है? m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। v क्या है? v इज द स्पीड, v इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर ऑर्बिट। तो v इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट। और r क्या होता है? r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, r is the radius of the orbit. So यदि ये mvr, so mvr is the angular momentum, क्योंकि इसको हम कहते हैं angular momentum. This is known as the angular momentum. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्यों कहते हैं? क्योंकि मोमेंटम क्या है? मोमेंटम mv मोमेंटम है। ठीक है, दिस इज द मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम, और इसको अब हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। So this becomes angular momentum. ये भी हो गया angular momentum. तो वही ऑर्बिट अलाउड है, सो ऑर्बिट का रेडियस वही हो सकता है। सो दिस कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड। So this condition has to be satisfied. So यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है। So ऑर्बिट का रेडियस r है, so वही रेडियस r है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है विद द स्पीड v। तो वही r और v अलाउड है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। जो r और v से ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, those orbits are not allowed. So these are the only allowed orbits. So these are the only allowed orbits. So these are the only allowed orbits. ठीक है, बाकी जो if this condition is not satisfied, so orbits which do not satisfy mvr is equal to nh by 2 pi are not allowed. वो ऑर्बिट अलाउड नहीं है। ठीक है, सो ओनली इन दीज ऑर्बिट्स, इन ऑर्बिट में यहाँ पर क्या कहा गया है? एनर्जी इज, सो इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट एनर्जी contrary to the prediction by electromagnetic theory. So इस ऑर्बिट में रहने से there is no radiation by electron. There is no radiation by electron. There is no radiation by electron. So इस ऑर्बिट में रहने से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। सो देयर इज नो रेडिएशन बाय इलेक्ट्रॉन। तो हमारा
सो हमारा कितना ऐसे ऐसे करके तो हम देख रहे हैं। तो एक बार हमारा यहाँ पर है न्यूक्लियस और ये है अलाउड ऑर्बिट्स, ये और एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ठीक है। और इस ऑर्बिट का नाम दिया गया है KLM। देखो ये ऑर्बिट का नाम दिया गया KLMN, इसको हम शेल्स कहते हैं, ये सब शेल्स है। तो ये सब अलाउड ऑर्बिट का नाम है, ये है K, ये है L, ये है M, ऐसे करके चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रह सकता है या इस ऑर्बिट में रह सकता है या इस ऑर्बिट में रह सकता है, ऐसा पिक्चर है बोर्स मॉडल का। ओके, और जो है और एक चीज यहाँ पर बोला गया है, द इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी इज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। सो इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में है, सो हर एक ऑर्बिट का एनर्जी होता है, ठीक है। तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये है K, ये है, हम एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं। सो ये हमारा KL, ऐसे करके। तो हम ये कर देते हैं, कलर चेंज करते हैं, और ये हमारा एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी, ये है एनर्जी एक्सिस, ये है एनर्जी, ठीक है। और ये हमारा है K ऑर्बिट का एनर्जी, ये है L ऑर्बिट, ये है M ऑर्बिट, ये है N ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन K ऑर्बिट में रहता है तो उसका एनर्जी ये होता है। जब इलेक्ट्रॉन L ऑर्बिट में रहेगा तो इसका एनर्जी ये होगा L। जब इलेक्ट्रॉन M ऑर्बिट में रहेगा तो उसका एनर्जी ये होगा। जब इलेक्ट्रॉन N ऑर्बिट में रहेगा उसका एनर्जी ये होगा। बट यदि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से K ऑर्बिट से L ऑर्बिट जाता है, देन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, ये L ऑर्बिट हैज हायर एनर्जी, सो यहां पर क्या है? L ऑर्बिट और L शेल हैज हायर एनर्जी, ठीक है। L शेल हैज हायर एनर्जी, देन K शेल। और इन जनरल हम बोल सकते हैं N शेल का एनर्जी इज ग्रेटर देन M शेल का एनर्जी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ L शेल विच इज ग्रेटर देन K शेल, ठीक है। सो if an electron wants to go from K to L, so if an electron wants to go from K shell to L shell, तो इसको क्या करना पड़ेगा? So electron has to absorb energy, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हैज टू एब्जॉर्ब एनर्जी, है ना। या इलेक्ट्रॉन यदि L शेल से N शेल जाते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हैज टू एब्जॉर्ब एनर्जी। कहीं से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलना चाहिए जिससे कि वो L से N जा सके। इलेक्ट्रॉन हैज टू एब्जॉर्ब एनर्जी। So if the electron energy, so ऐसे करके इलेक्ट्रॉन, if the electron has to gain energy, absorb means gain energy, if it wants to go from
a lower shell to a higher shell. ठीक है. Similarly, so यहाँ पर हम लिख सकते हैं electron has to gain means absorb, has to gain energy if it goes from lower shell to higher shell. Lower shell to higher shell. Similarly, ये तो हुआ. So, and electron has to lose energy. Electron has to lose energy if it goes from higher shell to lower shell. It's just the opposite. Higher shell to lower shell. तो यहाँ पर it has to lose energy to higher shell to lower shell, जैसे like this. So यदि n से electron is in n shell, so n shell से if it wants to go to L shell, then it has to lose energy. So this electron will lose energy. So it has to lose energy. So loss of energy. Loss of energy. Loss of energy. और यहाँ पर so हम ये कर लेते हैं. So electron has to lose energy if it goes from higher shell to lower shell. Means if electron has to gain energy if it goes from lower shell to higher shell. Just the opposite. That means this one. ये lower shell to higher shell जा रहा है, so it has to gain energy. It's obvious. Gain energy. So this is what is written here. The energy is radiated or absorbed only when the electron changes orbit. यहाँ पर. So we will, in the next lecture, we will see in details how the electron gains energy or loses energy. तो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं. Thank you.